चलो दोबारा अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आई एम मोहम्मद जावेद हाशमी। वेलकम टू नाइन्थ लेक्चर ऑफ लेक्चरर मैथ्स प्रिपरेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो आज की हमारी डिस्कशन होगी वो होगी लाइन इंटीग्रल के बारे में कि व्हाट आर लाइन इंटीग्रल्स। देखें कि अगर हमारे पास एक स्पेस हो और क्या है कि एक हमारे पास स्पेस मौजूद हो और एक हमारे पास वेक्टर हो जिसको हम आर ऑफ यू का नेम देंगे, जो कि ये वेक्टर है और इसके जो कंपोनेंट हैं वो आर वन ऑफ यू, आई हैट सॉरी आई हैट हम उधर लगा देते हैं, प्लस आर टू ऑफ यू, जे हैट प्लस आर थ्री ऑफ यू, के हैट के ये एक्स वाई और जी डायरेक्शन में क्या है कि हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, क्या कहते हैं कि वेक्टर आर के। जबकि ये जो वेक्टर आर है ये एक सिंगल वेरिएबल यू पर डिपेंड कर रहा है और इसके ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं ये भी सिंगल वेरिएबल यू पर डिपेंड करेंगे। तो ये जो आर वन आर टू आर थ्री होंगे ये खुद किसी वेरिएबल सिंगल के यू के क्या होंगे कि फंक्शंस होंगे। अगर मैं कहता हूँ कि आर वन जो है वो उसको अगर हम टू यू रख लें, तो आर टू को अगर हम थ्री यू रख लें, आर थ्री को हम फोर यू रख लें, इस तरह ये फंक्शंस होंगे। जैसे हम यू की वैल्यू पुट करेंगे तो इन पॉइंट्स के कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसके लिहाज से हमारे पास यहाँ पर पॉइंट बनेगा। इसी तरह फिर क्या होगा कि जब हम फिर यू की वैल्यू चेंज करेंगे तो फिर आर ऑफ यू का हमारे पास कोई ये होगा पॉइंट। इसी तरह ये पॉइंट्स क्या होंगे, चेंज होते जाएंगे। और इसी तरह जब हम इनको पॉइंट्स बहुत ज्यादा हम करीब करीब लेना शुरू कर देंगे तो ये क्या होगी कि एक स्मूथ कर्व बनेगी, ये वाली कर्व बनी है, एक किस्म की ये कर्व है। जब भी स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी बेंड हो जाए तो उसको कर्व कहते हैं। तो ये कर्व क्या बनी है कि ये हमारे पास एक किस्म का फंक्शन है, ये जो वेक्टर फंक्शन फील्ड है। तो ये देखें ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, इसको हम अगर पी वन कह लें, और ये जो ये वाला पॉइंट है ये वाला हमारा फाइनल पॉइंट है, अगर हम इसको पी टू कह दें। तो बीच वाले भी सारे पॉइंट हैं। तो अब ये जो हमारे पास बनी है ये एक लाइन बनी है, ये एक लाइन बनी है। अगर कोई फोर्स अगर आकर इस लाइन के अलोंग अगर क्या करती है कि मूव करती है, मीन दैट ये कि अगर कोई पार्टिकल हो, अगर उस पर फोर्स अप्लाई की जाए, अगर वो इस लाइन के अलोंग मूव करे, तो उस लाइन के दो कंपोनेंट्स होंगे। उस जो मतलब जो पार्टिकल होगा उस पर जो फोर्स लग रही है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट होगा और एक ये वाला कंपोनेंट होगा। ये कंपोनेंट जो अलोंग द पाथ है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट कहलाता है और ये वाला कंपोनेंट रेडियल कंपोनेंट कहलाता है। तो हमने इंटीग्रेशन मालूम करनी होती है हमेशा टेंजेंशियल कंपोनेंट के अलोंग। तो जब भी हम किसी लाइन के अलोंग किसी वेक्टर की इंटीग्रेशन मालूम करेंगे तो वो जो हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे उसको हम क्या कहते हैं कि लाइन इंटीग्रल कहते हैं। यहाँ पर हम अमूमन जो पोजीशन वेक्टर उसको हम आर यूज करेंगे। तो अब ये देखें आप यहाँ पर के ये हमारे पास एक ऐसा वेक्टर मौजूद है जो कि
एक सिंगल वेरिएबल यू पर डिपेंड कर रहा है, जबकि इसे के कंपोनेंट एक्स वाई यू वो क्या है कि वो किसी स्पेसिफाइड इंटरवल में कंटिन्यूअस होंगे और वो फंक्शन है इसी सिंगल वेरिएबल यू का, जबकि उसी क्या कहते हैं जो यू है उसी इंटरवल में से लिया गया है। वेयर आर ऑफ यू इज द पोजीशन पोजीशन वेक्टर के, जो आर है वो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, जो हमारे पास पोजीशन होगी एक्स वाई जी, उस पॉइंट की बात हो रही है। तो ये एक डिफाइन करवाएंगे कर्व, जो हमने वहां पर कर्व बनाई है, फ्रॉम P1 टू P2, वेयर u इज इक्वल टू, शुरू में जो हम u लेंगे वो कोई u1 होगा, जो हम एंड में u लेंगे वो कोई u2 होगा रेस्पेक्टिवली। तो इसी तरह से ना आप इसको डिफाइन करवा सकते हैं, ये सारा कुछ लिखा हुआ आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास कर्व है ये बहुत सारे कर्व से, अगर हम यहाँ पर पॉइंट ले लें और यहाँ पर मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ, अगर यहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट है, ये एक कर्व बन रही है, फिर अगर यहाँ पर पॉइंट ये दूसरी कर्व, इसी तरह तीसरी कर्व, ये काफी सारे कर्व से मिलाकर क्या बना है कि एक हमारे पास एक बड़ा कर्व बना है। ये सारे काफी सारे कर्व को कंपोज करके बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि वी अज्यूम दैट, यहाँ पर ये देखें, वी अज्यूम दैट सी इज कंपोज ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स फॉर each of which r of u has a continuous derivative, कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर कोई हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है जो कि उस पाथ के अलोंग मूव कर रही है, उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं बिया वेक्टर फंक्शन, बिया वेक्टर ऑफ पोजीशन डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस अलोंग सी, देन द इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए, जो हमारे पास फिर पार्टिकल होगा उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा अलोंग सी फ्रॉम P1 टू P2 इज रिटन एज, उसका हम इंटीग्रल यूं लिखेंगे, कर्व हमारे P1 टू P2 है, हमने उस इंटरवल की लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर दी, ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है। और ये जो R है यहाँ पर R हमारा पोजीशन वेक्टर है, और हमेशा हम जो इसका क्या लिया करेंगे, हम इसका हमेशा लिया करेंगे डिफरेंशियल। देखें कि अगर हमारे पास R पोजीशन वेक्टर था तो उसका हम डिफरेंशियल लेंगे तो वो हो जाएगा dr, तो वो रेस्पेक्टली ये हो जाएगा dx i हैट हो जाएगा प्लस dy j हैट हो जाएगा और प्लस dg k हैट हो जाएगा। इसी तरह हम इसको लिखेंगे, इसी तरह। ये मैंने आपको जस्ट क्या है कि थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट के लिए आपको बताया है कि आप इसको यूं लिखेंगे। तो डी आर जो यहाँ पर यूज हो रहा है वो यही है। तो जब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ए वेक्टर है और डी आर, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये हमें पता है एलिमेंट वाइज इनको मल्टीप्लाई करके इनको फिर सारों को ये जो नंबर होते हैं इनको क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। तो असल में ना यहाँ पर ब्रैकेट लगानी चाहिए थी, या फिर इन पर अलग अलग इंटेग्रल लगाना चाहिए था कि इंटेग्रल यहाँ पर भी आता है, इंटेग्रल यहाँ पर भी आता है। चलो ठीक है, जैसे ये एक हमारे पास इंटेग्रल की एग्जांपल है, बाकी यहाँ पर ना आप पढ़ सकते हैं इसको। ये थोड़ा लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास जो कर्व है, ये जो कर्व है अगर ये क्लोज हो जाए, कर्व अगर ये क्लोज हो जाए तो जो हम इंटेग्रल लेंगे, वो हम जो इंटेग्रल अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर हम यहाँ क्लोज का निशान लगा सकते हैं यूं करके। तो बात वही सारी है, सिर्फ क्लोज कर्व की वजह से हम इसको क्लोज इंटरवल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बाकी इसमें डिटेल सारी लिखी हुई है कि हम कैलकुलस में जो एरिया अंडर कर्व मालूम किया करते थे वही इंटीग्रेशन है। तो इसको हम एज अ सम ऑफ, जो हमारे पास जो हम वहाँ रेक्टेंगल बनाते थे उनके एरिया का सम पर लिमिट अप्लाई करके लिख सकते हैं, जो कि हमने एलिमेंट्री के इंटीग्रल कैलकुलस में हमने पढ़ा है। ये सारा कुछ यहाँ पर वही बताया गया है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। और उसके बाद एक थ्योरम है, एक थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास जो वेक्टर है वो अगर ग्रेडियंट फाई हो, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास ग्रेडियंट फाई है तो इसका कर्ल क्या होता है, जो इसका कर्ल होता है, क्या कहते हैं इसका कर्ल, अगर हम ग्रेडियंट फाई का कर्ल लेना चाहें
तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जो ग्रेडियंट फाई है उसका क्या कहते हैं कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ, इसके साथ, डेल ऑपरेटर के साथ, मतलब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं इसके साथ। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि दो पैरेलल वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। अब ये हमारे पास दोनों सेम हो गए हैं, इसका रिजल्ट तो जीरो ही आएगा फिर। ये नल वेक्टर आएगा, सॉरी, जीरो नहीं, नल वेक्टर। तो यहाँ पर हमने यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ये देखिए कि ये हमारे पास ए वेक्टर जो है वो ग्रेडियंट फाई है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी स्केलर फील्ड हो उसका ग्रेडियंट लेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा एनीवेयर इन रीजन आर, जो हमारे पास स्पेस में रीजन मौजूद है। अब यहाँ पर ना हमने अगर एक्स की वैल्यू जो A1 से A2 तक ले, वाई की वैल्यू B1 से B2 तक, जी की वैल्यू C1 से C2 तक, क्योंकि हमारे पास जो रीजन होगा ना ये रीजन है, तो यहाँ पर AX क्या कहते हैं कि XYZ की वैल्यू लिमिटेड होंगी। वो भी कहीं से शुरू हो रही होंगी, कहीं पर एंड हो रही होंगी, क्योंकि हमारे पास पूरी स्पेस नहीं है, हमने एक खास रीजन लिया हुआ स्पेस का। तो वेयर हम क्या कहते हैं कि फाई ऑफ एक्स वाई इज द सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड का मतलब है कि इस पर जो भी हम फंक्शन चाहे इंटीग्रेशन का अप्लाई करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो सिंगल आएगी, एक ही हमें इमेज मिलेगा। सिंगल वैल्यूड एंड हैज कंटिन्यूअस डेरिवेटिव इन आर, इसका डेरिवेटिव भी है, डेरिवेटिव होगा तो उसका इंटीग्रल लेंगे। अब ये है कि इसका फर्स्ट रिजल्ट है कि ये जो हमारे पास P1 to P2 जो हम इंटेग्रल अप्लाई करेंगे, लाइन इंटेग्रल उस वेक्टर का, जो वेक्टर जो है कि उस लाइन के लॉन्ग क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। तो ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ सी होगा इन आर ज्वाइनिंग P1 P2, मतलब ये है कि ये जो हम इंटेग्रल लेंगे इसका जो इंटेग्रल होगा वो इस जो, ये जरूरी नहीं कि ये पूरे जो हमारे पास पाथ है कि वो इस पाथ पर डिपेंड करता है, ऐसी बात नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो P2 है वो सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा, दो पॉइंट्स पर जब हम इंटेग्रल लेंगे। वो फिर पूरे इंटरवल पर उसको डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, उसका कहने का ये मकसद है। तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ सी होगा, वो कर्व पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर डिपेंड करेगा। और उसके बाद ये कहते हैं कि अगर यही जो रिजल्ट है, अगर हमारे पास क्लोज, हमारे पास जो क्या कहते हैं कि जो कर्व हो क्लोज हो और उसका रिजल्टेंट अगर जीरो हो आ जाए, तो हम फिर इसको क्या कहेंगे, इसको फिर कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। ये लिखा हुआ कंजर्वेटिव फील्ड, ये हमने वेक्टर टेंसर में पहले भी पढ़ा हुआ है कि फाई इज इट्स स्केलर पोटेंशियल। ये जो फाई है ये इसका क्या कहलाएगा, स्केलर पोटेंशियल कहलाएगा। और हमें पता है कि अगर ए जो है, अगर उसका कर्ल नल वेक्टर आता है तो हम फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमेशा जो ए है उसको हम ग्रेडियंट फाई ले सकते हैं। ग्रेडियंट फाई था ए, तो तभी इसका क्रॉस प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर के साथ क्या है कि नल वेक्टर आया है। तो अब अगर यूं हो कि हमारे पास अगर ये चीज मौजूद है, अगर हमारे पास ये चीज मौजूद है, अगर हम इस और अगर हम इसका प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट डी आर से ले लें, अगर हम इस ए के साथ डी आर का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो यू आ जाएगा। अगर हम इसके साथ डी आर का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो फिर हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा, और ये इक्वल होता है डी फाई के। ये आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। इसका आपने सिर्फ डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। ये जो ये वाली चीज है ये ग्रेडियंट फाई, ये मैं बता देता हूँ कि जो ग्रेडियंट फाई है, ग्रेडियंट फाई जो है उसका मतलब ये है कि वो है आई हैट इंटू पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स प्लस आई हैट पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई। ये जो है ये आई हैट नहीं, ये जे हैट है। फिर क्या है कि प्लस आ जाएगा के हैट इंटू पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी। ये है चीज। तो जब हम इसका डीआर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसमें पहले कंपोनेंट का आपको लेके दिखा देता हूँ। डीआर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यूं कुछ आएगा इस तरह से। तो जो डी सॉरी इस पूरे के साथ जब लेंगे तो इसके साथ तो फिर क्या कहते हैं कि डीएक्स आएगा ना।
तो इस तरह अब ये जो है फाई अगर बाहर आ जाए तो इसको टोटल डिफरेंशियल कहेंगे। इस सारे को मिलाकर इसको हम डी फाई से लिख सकते हैं। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ टोटल डिफरेंशियल का। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको आज हम जो है अपना जो लेक्चर है यहाँ पर एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में एक तो जो इस पर जो सोल्ड एग्जांपल है उनको डिस्कस करेंगे, और फिर हम सरफेस इंटीग्रल पर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर इस लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अगर कोई कॉन्सेप्ट ना आया हो जहन में तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए प्रिपरेशन जो है उसको जारी रखिएगा। अल्लाह हाफिज।